सौदा कर रही हूँ मेरे बेटे का। डिवोर्स उसको चाहिए था, 2.5 साल में 300 बार बोला होगा तू मेरी जिंदगी से जा, तू गंदी औरत है, तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। दलजीत के सामने मुझे बेइज्जती किया कि ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, तू है कौन। ये चीजें जो चल रही हैं बहुत गलत हैं और बात को घुमा फिरा के कहा जा रहा है कि मैं सौदा कर रही हूँ मेरे बेटे का। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कोई भी ऐसी माँ नहीं है, हो ही नहीं सकती कि वो अपने बेटे का सौदा करे। पूरी दुनिया की दौलत अलग और एक माँ के लिए उसका बच्चा अकेला काफी है। कि आप मुझे डिवोर्स दो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आप मुझे घर दो, जैसे एक हक बनता है एक महिला का, क्योंकि मेरे पास अभी 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो उस बात को 2 करोड़ का लोन उन्होंने पहले ले रखा है और वो उन्होंने मुझे 2.5 से 3 करोड़ का घर ले जाके दिखाया है कि हेमा अब ये काम करेंगे यार, अब ये किराए के घर में नहीं रहेंगे, अभी हम अपने घर में रहेंगे। तो 2.5 से 3 करोड़ के बीच में उन्होंने मुझे घर बिल्डिंग्स में ले जाके दिखाया है। तो तब तक जो है मामला ठीक था, लेकिन जैसे बात बिगड़ी डिवोर्स की आई तो उसके बाद जब मैंने बोला कि उसको पूछो क्या चाहिए, तो ना मैंने ये मांगा ना वो मांगा। मैंने बोला भैया घर दे दो, तो छोटे बच्चे मुझे छत चाहिए, बाकी मैं अपना रोजी रोटी का कर लूंगी। तो उसके बाद बोला उन्होंने कि ठीक है मैं मीरा रोड में देता हूँ। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं रहती अंधेरी में, मेरा काम अंधेरी में, तो मुझे यहाँ दे दो। अब ये अंधेरी में किस जगह देते हो और किस फ्लैट की कहाँ कीमत है ये तो मैंने तुमसे बोला ही नहीं। तो उसके बाद बोलता है कि अंधेरी में तो मेरा बजट नहीं है। तो मैंने सीधा बोला एक काम करो, मैं लॉयर से बात करूँ। लॉयर से उन्होंने बात तो बोल दिया था कि भैया डिवोर्स दूंगा, लेकिन 5 से 6 बार 7 बार 10 बार लॉयर ने उनको बोला कि प्लीज कम एक बार मिल लेते हैं। बंदा सामने जाके बैठा ही नहीं है। लॉयर परेशान हो गई कि भैया बात आगे कैसे बढ़ेगी जब ये आता ही नहीं है। और डिवोर्स उसको चाहिए था, 2.5 साल में 300 बार बोला होगा कि तू मेरी जिंदगी की बिगेस्ट मिस्टेक है, तू मेरी जिंदगी से जा, तू गंदी औरत है, तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो आखिर में तो एक औरत देगी ना। अगर तुमने चावल में नमक ज्यादा डाल दिया तो डिवोर्स, सोशल मीडिया पे तुमने ये फोटो डाल दिया तो डिवोर्स, अपनी माँ से बात कर ली मैंने तो उसके नाम पे भी डिवोर्स, हंस के खुल के बात कर ली तो उसके ऊपर डिवोर्स, मैं अपने डायरेक्टर से जाके मिल ली तो उसमें कैरेक्टरलेस। तो जब तुमको डिवोर्स 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 चाहिए था तो मैं दे तो रही हूँ, तो आके बैठो। और मुझे बोलता है कि ठीक है म्यूचुअल में जाएंगे, लेकिन इसको बोलो यूट्यूब पे वीडियो ना बनाए, क्योंकि इसने अपने पुराने पति के बारे में वीडियो बनाया हुआ है। अरे भैया वीडियो किसने बनाई? अब वीडियो किसने बनाई? उसने बनाई ना। अच्छा उसके बाद भी फिर भी गायब। हाँ बुला रहा है, आ ही नहीं रहा बंदा। कभी उसकी धड़कनें चल रही हैं, कभी ये चल रहा है, कभी वो चल रहा है, बस लॉयर के सामने नहीं आ पा रहा, बाकी सारे काम वो कर रहा था बढ़िया से। तो उसने तो हमारा बना दिया और बना के गायब। मैंने नहीं देखा कि वो पूरे दिन खड़ा था, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं घर के अंदर थी, ठीक है। और मैंने क्यों नहीं मिलने दिया बताती हूँ। 2023 की बात है, ठीक है। और आपका भला करे 26 जून की बात है। उस दिन 25 जून को 24 जून को मुझे एक दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड मिल रहा था। उस चक्कर में हम मुंबई से दिल्ली गए थे और मेरा बेटा इसकी वजह से जो 12 साल का था 6 महीना मेरे से दूर रहा है, सिर्फ इस आदमी की वजह से। इसने मेरे बेटे को शादी के बाद एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। फिर मेरे बेटे के साथ इतना गंदा सलूक करता था जिसकी वजह से वो मेरे बेटे को, बड़े बेटे को बहन के घर पे रखना पड़ा। तो मैंने अपने बेटे को वहां से बुलाया कि चलो बेटा मैं आ रही हूँ, मुंबई से दिल्ली आ रही हूँ, तू भी आजा, मिलते हैं। इस बीच में मैं और ये गौरव सक्सेना अवार्ड रिसीव करने के लिए गए, तो मेरे बड़े बेटे को मेरे छोटे बेटे की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। और लालच में कि चलो यार उसको बुला लेते हैं, ये संभाल लेगा छोटे वाले। ये इतना सेल्फिश निकला, उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये अपनी माँ से इतना दूर है तो मिल भी लेंगे। बुलाया और उसके बाद जो है उसने दारू पीने के लिए मना किया, उसने झगड़ा किया। उस झगड़े में किसने किसको मारा मैं आपको फोटो दिखाऊंगी अगली बार। उसके बाद जब मुझे लगा मेरे बच्चे के साथ जान का खतरा है, तो अगले दिन सुबह मैं अपने बड़े बेटे को लेकर भागी वहां से, और इसने छोटे वाला बेटा मुझे नहीं दिया और 2 से 3 दिन इसने अपने पास रखा। ये 2023 की बात है। और वो बच्चा जब से पैदा हुआ है इसने मुझे छीनने की धमकी दी है कि तुम दोनों जाके मर जाओ, लेकिन ये बच्चा मेरा है, तुम्हारा मुझे नहीं पता, तुम सड़क पे बैठो कुछ भी करो, लेकिन ये बच्चा मैं लूंगा। और मैं आज आ रहा हूँ,
तुम इसका बच्चे का सामान पैक कर रखना। कम से कम 3 से 4 बार तो इस आदमी ने सामान पैक कराया कि इसका सामान पैक कर दो, मैं लेके जा रहा हूँ। मैं जब हॉस्पिटल में थी तब भी कि तू यहाँ मर, मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ। फिर उसके बाद 13 मई की बात करते हैं 2024 की। 13 मई को ये घर में घुसता है प्लानिंग करके। उसके बाद क्या चुरा के लेके जाता है मैं चाहती हूँ ये आप लोग उससे पूछें कि 10 मिनट के अंदर आपने क्या चुराया था। उसके बाद ये अंदर से रिकॉर्डिंग चालू करके लेके आता है कि जो है देखो दोस्तों, मैं अभी जो है बच्चे को लेके जाने वाला हूँ और जो है मैं पहले बता देता हूँ कि ये मैं जबरदस्ती छीन के नहीं लेके जा रहा हूँ। मुझे क्या पता ये अंदर से रिकॉर्डिंग करके आ रहा है। तो बोलता है अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ, अलीगढ़ में मेरे घर का गृह प्रवेश है। मैंने कहा ठीक है भाई, तू वैसे भी बच्चे के नाम पे भी मेरे को परेशान करता है, ले जा। जब इंसान परेशान हो जाएगा तो क्या बोलेगा कि भैया ले जा। तो मैंने भी वही किया। उसके बाद 4 दिन तक ये बच्चे को लेके कहाँ रहा मुझे नहीं पता, मैं परेशान रही। तो ये मुझे धमकी के साथ साथ बोलता था इसका पासपोर्ट रेडी रखना, पासपोर्ट रेडी रखना। उस दिन मैं इतनी परेशान हुई, भैया ले पासपोर्ट भी ले, क्योंकि तो फिर मुझे बोलेगा कि इसका पासपोर्ट दे। 4 दिन तक ये कहाँ था इसने मुझे बताया नहीं। जब बच्चे का पासपोर्ट इसके फादर के पास है तो आपको लगता है कि मैं ये रिस्क लूंगी 2 साल के बच्चे को? जिस आदमी ने मेरे जो दूध पीता हो माँ का, उस बच्चे को अलग कर दिया अपने उसके लिए, सिर्फ स्वार्थ के लिए, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। और फिर जब बच्चा छोड़ने के लिए आया 18 मई को, तो खुद घर पे आया भी नहीं। बाउंसर्स जो होते हैं क्लब्स में, जो बाउंसर्स होते हैं, उनके थ्रू बच्चे को छुड़वाया। रात के 11:30 बज रहे थे, मैं बाहर घूम रही थी क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। क्योंकि उसने सुबह 18 मार्च को मुझे बोला था कि क्या तुम घर पे हो, आज मैं बच्चों को लेके आ रहा हूँ। तो मैंने तुरंत बोला यस। सुबह 12 बजे से रात के 11:30 बज गए। इस बीच में मैंने पुलिस वालों को भी फोन कर दिया था, वर्सोवा में जो मेरे जानने वाले हैं। लेकिन मैं बाहर होके घूम रही थी तो देखा एक गाड़ी आके रुकती है मेरी बिल्डिंग के सामने से, जिसमें ये होता है बच्चा होता है, 2 बाउंसर होते हैं। और ये बाउंसर को देखा, वो बाउंसर को मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरी जो कंट्रोवर्सी हुई नहीं, मेरे को घर में एक मेड चाहिए थी जिसने उसको रखा था। तो ये गौरव का बाउंसर का बहुत पुराना रिश्ता है क्योंकि ये क्लब में जाने वाला में से है, ठीक है। तो वो बाउंसर के थ्रू बच्चा दिया और वो वहां से निकल लिया। फिर मैंने वेट किया और बाउंसर को ऊपर के आने का। मैंने कहा तुझे पता है ये क्या सीन है? बोला नहीं। मैंने कहा ये क्राइम चल रहा है, तुझे पता है तेरे सर जो है बच्चा लेके गए थे छीन के? बोले नहीं मैडम। मैंने कहा अगर मैं अंदर बिल्डिंग में मेरा मर्डर हुआ होता, अंदर कौन फंसता? तू फंसता ना। तो बोला मैडम ये तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा अगर पुलिस में मैं गई, तुझे बुलाना पड़ेगा तो आएगा ना? बोला हाँ मैडम मैं आऊंगा। तो उसके बाद इसने उसने बाउंसर ने बोला, बाउंसर का नाम जीतू है, कि मैडम तो घर पर ही नहीं है। तो भाई साहब मुझे मैसेज करते, वाओ यू आर नॉट घर, रात के 11:30 बजे में, तुझे क्या पता एक माँ का जब बच्चा गया हो तो घर पे बैठेगी क्या वो? नीचे घूम रही हूँ मैं, पुलिस स्टेशन आई हूँ मैं। तो उसके बाद उसने टाइम लिया, पूरी स्टोरी समझी और उसके बाद बोलता है जो होता हो तेरे पे कर ले, गुड बाय हेमलता। उसका ये लास्ट मैसेज था 18 मई को। ये इतनी सच्चाई है कि जैसे मेरा फाइनल हुआ बिग बॉस का, मैंने मम्मी को फोन किया और मैंने पहले बोल दिया था कि मम्मी शायद मेरा बिग बॉस में हो सकता है तो प्लीज़ यू हैव टू कम। क्योंकि जब से मेरी दूसरी शादी हुई है मम्मी पहली बार मुंबई आई है, बट चूंकि बिग बॉस का मामला था तो इसलिए मम्मी ने ये लिया स्टेप कि चलो मैं आ जाती हूँ। हालांकि गौरव का मेरी मम्मी का बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जैसे आपने बोला मिले नहीं हैं, सिर्फ फोन पे बात हुई है, ठीक है। तो मेरी इस दुनिया में, पूरी दुनिया में हर किसी के पास एक माँ, एक ऐसा बंदा होता है, इंसान होता है जिसके ऊपर पूरा आंख बंद करके भरोसा करता है। तो मेरे बच्चों के लिए मेरी माँ से बेटर कौन हो सकता है? और दूसरी बात, 6 महीने में उस आदमी से मेरी कोई बातचीत नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ उसको कि अच्छा मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, प्लीज यू टेक केयर ऑफ माई सन, ये बोलूँ मैं ये दिखाऊँ उसको कि अच्छा मैं जा रही हूँ स्टार बनने के लिए तो तू बच्चे को संभाल? क्यों बोलूं मैं? ये मेरी जिम्मेदारी। जब बच्चे मेरे साथ रह रहे थे तो मेरे को जो राइट पर्सन लगा उसको मैंने बोला, और उसके साथ साथ जो मेड जो 12 घंटे रहती है और उसके साथ साथ जो यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है, घर में कुछ भी चीज चाहिए वो 3 बंदे मैंने रखे हुए अपने घर पे। उसको आपको क्या लगता है बारात बिठा दूं क्या? अगर वो बातचीत होती हम दोनों की तो तब भी तो वो बोलता है हेमा यार या तो मेरे घर से आएगा या तो वो तेरे घर से आएगा। क्या उसके बाद क्या वो खुद टट्टी साफ करता है क्या? उसने तो आज तक टट्टी साफ ही नहीं की मेरे बच्चे की। उसने तो डायपर नहीं बदला, 2.5 साल का बच्चा हो गया, 2 महीने का 3 महीने का बना फिरता है बाप। देखा उसने कभी किस तरह की, किस रंग की, कैसा है इसका दांत आए या नहीं आए? आज तक सोचा कि इसको इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा? मैंने लगवाया इंजेक्शन। तो पैदा करना बड़ी बात नहीं है, जो पाल रहा है वो बड़ी बात है, और वो मैं पाल रही हूँ, चाहे पहले वाला बेटा हो चाहे दूसरे वाला बेटा हो। 2 साल में मैंने इस आदमी ने घुमा दिया मुझे, और अब यहाँ पे भी तब आई हूँ मुंबई, जब मुझे लगा कि भैया अब मैं मुंबई ही जाऊंगी और वही जाके कुछ ना कुछ काम कर लूंगी। और इसने बोला था तू मुंबई चले जा, तेरे को महीने के 10,000 रुपये भेजता रहूंगा मैं, इतनी औकात है तेरी, छोटा कर ले लेना कहीं, 10,000 रुपये भेजता रहूंगा मैं, ये मेरी औकात है।
उसने औकात 10,000 की बताई है मेरी। ये पिछले साल की बात है, फरवरी की। 10 मार्च को मैं यहाँ पर आई थी और आते ही 2-3 दिन बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और 18 मार्च को भी मैं हॉस्पिटल में थी। अगर एक्टिविटी करा दी तो भैया तुमने उसको बच्चों को अडॉप्ट किया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुमने उसको एडमिशन की बात करा दी, वो तो कराना ही पड़ता। जब तुमने उसको एक्सेप्ट किया है मेरे साथ तो मेरे बच्चों को तो कराना ही पड़ेगा, उसमें भी कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि तुम उस बच्चे को मार रहे हो, तुम तो ये जिम्मेदारी उठा रहे हो। तुम्हें तो पता था ना ये बच्चा मेरा है और तुमको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। अब तुम आदमी हो गए, अगर मेरे को 25,000 की साड़ी पहना रहे हो और तुम्हारी लाखों की सैलरी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या दुनिया में तुम पहले ऐसे आदमी हो जो अपनी बीवी को साड़ी पहना रहे हो 25,000 की, या लाखों का डायमंड का सेट पहना रहे हो। अरे उठ के देखो क्या क्या करते हैं अपनी बीवी के लिए, लेकिन उसको लगता है ये बहुत बड़ी बात है। पीछे उसके जो इशू था वो आज भी है, लेकिन उसको वो याद है। अब क्या हो रहा है पीछे आगे क्या, उसको कुछ याद नहीं है। तुमने एहसान कर दिया क्या? अगर तूने एहसान कर दिया है तो मैंने ऊपर तेरे ऊपर एहसान किया, तुझे बच्चा दे गया जो तेरे पहली शादी में नहीं था। तेरी मार खा के मैंने एहसान किया है। मेरे सामने जो तूने मेरे बच्चे को मारा वो मैंने देखा, मैं मरी नहीं, सुसाइड नहीं किया, वो मैंने एहसान किया है। किसी को खाना खिला के बोलेगा एहसान किया है? बच्चे को खाना खिला के स्कूल में एडमिशन करा के, सीरियसली डू यू थिंक ये एहसान है? ये फर्ज था जो वो कर रहा था। एहसान तब होता जब उसको बाप का प्यार देता, कि इसको इसके बाप का प्यार नहीं मिला, मैं दे रहा हूँ, ये मेरा एहसान है, वो होता है एहसान। फर्ज का कोई एहसान नहीं होता, ड्यूटी इज ड्यूटी। देखिए, इन्होंने अपनी जो भी इंसिडेंट्स बताए हैं उससे रिलेटेड ये बिग बॉस के कुछ दिनों पहले मुझे मिली थी लीगल एडवाइस के लिए। तो इनकी पूरी मैंने बातें सुनी थी और बातें सुन के मुझे ये लगा कि इसमें काफ़ी कुछ इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। एक एजुकेटेड बंदा है, अगर इंटरव्यूज़ आके लोगों को कॉल करके इंटरव्यूज़ देता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच बोल रहा है। वो एक एजुकेटेड आदमी ज़रूर होगा, बड़ी कंपनी में बड़ी पोजीशन पे ज़रूर होगा, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस करना एक गुनाह है। आप अगर जानते हो कि एक किसी औरत के साथ शादी कर रहे हो जो ऑलरेडी डिवोर्सी है, तो आप उसके ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। अगर आप एजुकेटेड इंसान हो, अगर आपको लग रहा है आप जिस औरत के साथ शादी में हो और वो सही नहीं लग रही है आपको, आप दोनों का इक्वेशन मैच नहीं हो रहा है, तो एक प्रोसीजर होती है, लीगल प्रोसीजर, जिसे डिवोर्स कहते हैं। आप अपना डिवोर्स लो। आप अगर एलिमनी देना चाहते हो, मेंटेनेंस देना चाहते हो, लॉयर एंगेज करो और ये सारी चीज़ें लीगल प्रोसीडिंग्स द्वारा करो। किसी औरत पर हाथ उठाना, किसी छोटे मासूम बच्चे पे हाथ उठाना, इनकी पोजीशन का या इनकी अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करना, ये कहीं भी लॉ में नहीं कहा गया है। कायदे से आप रहो, कानूनी चीज़ें फॉलो करो। आपको किसी ने लॉ वायलेट करने के लिए अधिकार नहीं दिए हैं। आप अगर एजुकेटेड आदमी हो तो एक एजुकेटेड आदमी की तरह बिहेव करो। जब ये मेरे पास आई, इन्होंने मुझे अपनी सारी चीज़ें बताई। ये पहले भी 2-3 लॉयर्स के पास जा चुकी थी, लेकिन इन्हें कुछ वजह से इन्हें लगा नहीं कि इन्हें जस्टिस मिलेगा। और मुझे भी ऐसा लगा कि इनकी सारी चीज़ें एविडेंसेस देख के, इनके पास काफ़ी सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, फोटोग्राफ्स है, इवन यहाँ तक कि वीडियोस है जिसमें वो बंदा जो इनका हस्बैंड है, जो इंटरव्यूज बुला बुला के दे रहा है और सारी चीज़ें जो क्लेम कर रहा है या फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं, उसको हम कोर्ट में जब पेश करेंगे। और पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी जब ये बिग बॉस गई थी, उसके हमने 4-5 दिन पहले पुलिस कंप्लेंट कर चुके थे। डीएन नगर पुलिस स्टेशन में उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट है, क्योंकि ये वहाँ पे नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी, ये बिग बॉस के घर में थी, तो हम एफआईआर नहीं रजिस्टर कर पाए। अब ये आ चुकी है, 1-2 दिन में इनकी एफआईआर भी रजिस्टर हो जाएगी। एफआईआर जब हम रजिस्टर करेंगे, हम सारे एविडेंसेस जो है हम इनके पास व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियोस और उस बंदे ने जो भी इनके साथ इलीगल चीज़ें की है, जो कानून के दायरे में रह के नहीं की है, जो की है, एफआईआर ज़रूर होगी। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे जैसे हम कोर्ट प्रोसीडिंग्स करेंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती जाएगी। उन्होंने काफ़ी उनको कांटेक्ट किया, उसको लीगल नोटिस जा चुके। प्रीवियस लॉयर को वो टाइम पे टाइम दे रहा था, डेट पे डेट। उसका ये मकसद था कि कैसे भी करके मुझे डिवोर्स लेना है,
हेमा शर्मा से, ये सारी चीजें आज से नहीं चल रही है, पिछले 8 महीनों से 9 महीने से, शायद उससे भी ज्यादा से चल रही है। वो बंदा अप्रैल से चल रही है। वो बंदा, पिछले लॉयर उसको बुला बुला के थक गई कि अगर आप डिवोर्स चाहते हो, म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स करना चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि मैं आप दोनों को एक साथ बिठाऊं, आप दोनों अपनी बात रखें, क्योंकि हमें जब डिवोर्स पिटीशन म्यूचुअल कंसेंट हो या डिवोर्स पिटीशन जब फाइल करना होता है, अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो दोनों पार्टीज को साथ में बिठाना पड़ता है, ताकि हमें पता चले कि अगर कोई कंसेंट टर्म्स फाइल करनी है, कोई सेटलमेंट है। जब मेरी बात बिगड़ी है तब रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि इनका रवैया उसके साथ भी बहुत गंदा था, क्योंकि वो बेचारी तो जब इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, जो मेरी शक्ल भी ठीक है, अकल भी ठीक है और शायद कुछ कर भी लेती हूँ, तो वो तो बेचारी बहुत ऑर्डिनरी सी थी और बहुत उसका भी जो है मारा पिटाई उसके साथ बहुत होती थी। और फिर ऐसा शायद एक दिन आया 2015 की बात है कि उसको पुलिस बुलानी पड़ी, जो मुझे इन्होंने ही बताया है, ठीक है। और उसके बाद ये भाग गए अफ्रीका, और उसके बाद इन्होंने उसको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और उसके बाद उस लड़की को, उनकी फैमिली को 1 साइडेड डाइवोर्स लेना पड़ा, जो पेपर मेरे पास हैं। दूसरी बात, आप बोले थे कि जो है 2.5 करोड़ वाली बात, घर वाली बात, तो मैंने उनको लिख दिया था सीधा टॉक टू द माय लॉयर। तो अगर उनको डिवोर्स चाहिए था तो वो उससे बात करते ना कि यार हेमा जी से मेरी बात हुई है, आप प्लीज हेमा जी को कन्विंस करें कि मेरे पास इतना बजट नहीं है या जो भी है, पर भैया पहले सामने तो आ। तो जो आदमी डिवोर्स के टाइम पे जो मुद्दे की बात है वो तो कर नहीं रहा है, और उसमें भी जो है फिर वो वही बातें कर रहा है जिन बातों से मैं हो गई हूँ परेशान। लास्ट मेरे पास जो मैसेज आया है वो आया था, उनका युगांडा के नंबर से मैसेज किया, कॉल आया था अगस्त के महीने में, जब उनको पता चला था कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ। तो रात के 3 बज रहे थे इंडिया के, जब उनका फोन आया था। मैं भी जागी थी, क्योंकि मैं कल क्या करना वो चलता है मेरी जिंदगी में। मैंने कहा भाई इसका रात को 3 बजे फोन आ रहा है, 3 मिस्ड कॉल बहुत बड़ी बात होती है। मन में ये भी था कि कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है, ऐसा तो नहीं कुछ बात शेयर करना चाहता है। लेकिन मैंने जब 3 फोन नहीं उठाए तो मैसेज आता है कि तुम बिग बॉस में जा रही हो, जो करना है ड्रामा करो, लेकिन मेरी इमेज खराब मत करना, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारे अफेयर्स के बारे में किसी को बोला नहीं है। तो मैंने कहा भैया मेरा कौन सा अफेयर्स है। उसके बाद सलमान खान वाली जो है कंट्रोवर्सी, एक मनीष करके है, मनीष न्यूज नेशन में काम करते हैं वो, ठीक है। तो हमारा बीच में जो एक पीआर ग्रुप बना था, मैं, गौरव और वो। तो अगस्त के महीने में, डेट मुझे याद नहीं है, मैसेज आता है मुझे कि हाय दिस इज गौरव सक्सेना, और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ जिसमें आज तक इंडिया टीवी फलाना है, और मैं ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, फेक कंट्रोवर्सी, इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ सलमान जी को कि क्योंकि मैंने भी उसमें कुछ बोला है। तो वो मैंने देखा, स्क्रीनशॉट ले लिया और वहाँ से ग्रुप से एग्जिट हो गई। तो जैसे एग्जिट हो गई तो भाई साहब ने वो मैसेज डिलीट कर दिया। वो आदमी का जब मन करता था वो तब आता था, हर हफ्ते आता था। मैं जिस दिन से उस आदमी को मिली वो कभी मुझे बता के नहीं आए। उसको लगता था कि मेरा कोई चक्कर है और मुझे रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन होता तो मिलता ना। मैं हमेशा सोए भी मिलती थी, या तो खाते भी मिलती थी, या नहाए भी मिलती थी। हमेशा वो घर की चाबी रखता था, हमेशा हर हफ्ते आता था। इवन वो अपने ऑफिस के जो लोग हैं उनसे झूठ बोला करता था कि मैं आज इस कंट्री में हूँ, और यहाँ का फोटो चिपका देता था। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं घर से काम कर रहा हूँ, उसको यहाँ हर हफ्ते आने की लगी रहती थी। उसको लगता था कि उसकी घरवाली भाग जाएगी। क्यों भागेगी भैया, तेरे अंदर कमी है क्या कुछ? मैं तो नहीं भाग रही, मैं तो नहीं जा रही युगांडा। सेम मेरे साथ भी तो हो सकता है, मुझे भी तो डाउट हो सकता है, लेकिन मुझे पड़ी नहीं है। इस आदमी ने मुझे इतना परेशान किया और मुझे क्या करूंगी उसका मैं जान के। मेरी तरफ से तो गू खा, आई डोंट केयर। तुझे मेरी पड़ी होगी, मुझे नहीं पड़ी है। उनके 2 लाख रुपए फंड आया था उनकी कंपनी से। वो 2 लाख रुपए आज भी वैसे का वैसा है उनके अकाउंट में, मेरे हमारे हेमलता चैरिटेबल। उसने तो फाउंडेशन इसलिए खोली थी कि वो करोड़ों का फंड लेगा। जब नहीं आया तो उसको बुरा लगने लगा। जब एक औरत के ऊपर इल्जाम लगेगा कि ऑफिस में तू धंधा कर रही है, क्या वो औरत ऑफिस में जाके बैठेगी? मैंने बंद कर दिया वो ऑफिस, 15 दिन हो गए मैं गई नहीं। मेरे घर की काम वाली को हटा देता था। काम वाली लगाएगी तू? तेरे बाप ने भी लगाई है कभी काम वाली? पोछा लगाएगी तू? मेरे सामने मेरे बच्चे को जलील किया जा रहा था, मजबूर थी मैं। ये बोली ना कि क्यों नहीं फाइल की थी, मुझे लग रहा था समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे कि दूसरी शादी नहीं चला पाई। ये 31 मार्च के बाद मैंने बोला भाड़ में जाए समाज। तब जाके मैं गई कि ये तो बोलता है मैं इसको डिवोर्स दूंगी, और उसको हजम नहीं हुआ वो कि यार मैं तो बोलता था, ये तो जाके बैठ गई। तब उसे लगा ये क्या हो गया। तब उसने कैलकुलेट किया कि कितना बचेगा और कितना जाएगा। अरे एक बार बोल के तो देखता कि हेमा मेरे पास नहीं है। हेमा तो इतनी दिलदार लेडी है,
मेरे पास जो होता वो भी तेरे हाथ पे रख देती कि जा तुझे मुक्त कर दिया, बोल के तो देखते एक बार। 1 रुपया भी नहीं लिया है। 35,000 रुपए का सिर्फ रेंट, वो भी इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट देता है। और मैंने अपनी वीडियो में बोला है कि सुन, अगर ये रेंट भी नहीं भरना हो ना तो मत भरना। हेमा शर्मा के अंदर इतना दम है कि ये 35,000 का रेंट भी खुद भर लेगी, ये मैंने बोला हुआ है। तो जो औरत पैसे की लालची होगी ना वो ये बोलेगी नहीं, वो लाइट का बिल भी भरवाएगी, खाने का बिल भी भरवाएगी, और बच्चा जो दूध पीता है वो भी भरवाएगी। बच्चा तो उसी का है ना, वो बोलता है ना, बोलते थे अब तू पैसा कमा, अब मैं घर में बैठूंगा तेरे लिए पराठे बनाऊंगा, मेरा बहुत हो गया, तू पैसे कमा। जब मैं 10 लाख रुपए नहीं कमा पाई, जब मैं 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाई, तो उन्होंने बोला घर का किराया भी नहीं निकाल पाती तो तेरे चक्कर में 1 लाख रुपए तो किराया ही जा रहा है मेरा। फिर मैंने अब उससे परेशान होकर 35,000 के घर में रह रही हूँ कि कल को ये आदमी ने, वो आदमी ने मेरे को उस घर से कितनी बार बोला इस घर का किराया मैं भर रहा हूँ, निकल, कि चलो कल को अगर घर के रेंट भरने की बात आएगी तो मैं 35,000 रुपए भर सकती हूँ। इसलिए मैंने छोटे घर में रहना मंजूरी किया। अरे भैया कानूनी तौर पर कस्टडी माँ के पास ही आती है यार। अभी बच्चा तो 2 साल 3 महीने का है। जब बच्चा 5 महीने का हो जाए तब तुम बच्चे से पूछो। आज मेरा बच्चा 13 साल का, उसको पूरा अधिकार है। परसों मेरा बड़ा बेटा अपने फादर के पास रहकर आया, मतलब फिल्म देख के आया। मैंने बोला अरे यार तू रात को रह जाता उसके पास, नहीं रहना उसको। बच्चे को 5 साल का होने दो, बोलने दो, बच्चे को डिसाइड करने दो। मेरा बच्चे खुश रहने चाहिए, चाहे बड़े वाला हो छोटे वाला हो, चाहे माँ के पास रहे बाप के पास रहे, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे सेफ और खुश रहने चाहिए। जितना नॉलेज है मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी, बट बहुत एवरेज बताई जा रही है। जिसको ये बहुत मारता था और जो है बहुत सीधी सादी थी, और पुलिस उसने बुला ली थी, छोड़ के भाग गया था। उसके बाद इसने कभी उसका ये पीछे मुड़ के इसने नहीं देखा। ये भी इसका डिवोर्स भी जब पता चला, जब मेरे साथ शादी करने की बात आई कि मैं चेक तो कर लूँ मेरा डिवोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है, तब जाके पता चला कि तेरा डिवोर्स हो गया है, और वो भी 1 साइडेड। जब ये मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसके बाद राहुल ने मेरे को ईमेल किया था कि हेमा जी मैं एक शो करता हूँ, उसके मुझे आपको बुलाना है। मैंने कहा ठीक है ओके। उसको पता चल गया था कि सलमान खान का इसका लकी दीवानी है जो भी है, तो उसने बोला मैं आपको सलमान जी से मिला देता हूँ, मेरा तो डेली का ही है, रोज का ही है। मैंने कहा अच्छा भाई क्या बात है। तो उसने बोला बिग बॉस में भी करा सकता हूँ मैं आपका। मैं ओवर एक्साइटेड हो गई, मैंने क्या बात है भैया। उसने क्या किया, जाल में फंसा के, अच्छा हेमा जी क्या है, मेरी बात तो हुई है, लेकिन उन्होंने बोला हेमा जी थोड़ा मार्केट बनाना पड़ेगा आपका, बाहर लोग जानने चाहिए ना। मैंने कहा ठीक है भाई, तो थोड़ा पैसा लगेगा, अभी आप एक काम कीजिए 1 लाख रुपए भेज दीजिए। तो पहले 1 लाख की बात हुई, इसमें प्लस GST। ओके, तो ऐसा करके उसने अर्शी खान जो है, अर्शी खान से एक वीडियो बनवा ली। तो हमको भी लगा चलो यार थोड़ी बहुत तो बात सही होगी, लेकिन अर्शी खान के बाद आगे कुछ बात ही नहीं चल रही। तो मेरे को भी डाउट हुआ, फिर बात आती है एक और 1 लाख रुपए की। तो गौरव को मैंने बोला ठीक है, तो गौरव ने दिया, लेकिन गौरव ने बोला था मुझे लगता नहीं है पैसा वापस आएगा, बट मुझे पता था मैं दे रही हूँ तो मैं लूंगी भी। तो बाद में उस आदमी ने हमें घुमाया, मुझे डाउट हो गया, मैंने ली उसके गिलास। मैंने कहा भैया ऐसा है, जब मैं सलमान खान वाली मेरी कंट्रोवर्सी हुई है तो तेरी तो मैं क्या हाल करूंगी, तो देख ली। वो डर गया उससे, और उसने पूरे 1 लाख समथिंग कुछ पैसे वापस लौटाए हैं। अरे बिग बॉस, मैंने तो उस आदमी की शक्ल भेजी बिग बॉस की टीम को अभी जब मेरा हो रहा था, क्योंकि उसकी फोटो मैंने विशाल पांडे के साथ देखी। मैंने कहा सर ये कौन आदमी है, बोले इसको कोई नहीं जानता। हेमा क्यों? मैंने कहा भाई इसने मेरे को फंसा लिया था बिग बॉस के चक्कर में। तो उन्होंने बोला हेमा इट्स वेरी क्लियर, हम कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं, और इस आदमी को तो हम वैसे भी नहीं जानते हैं। और अभी मेरे पास फोन नहीं है, नहीं तो मैं बता देती, अगली जब करोगे अब तो मैं बता दूंगी। पैसे तो उस आदमी ने मुझे भेजे थे ना, अकाउंट में भेजे थे ना, तो उसे तो कोई मिटा नहीं सकता। दिखा देंगे आपको, और बहुत सारी चीजें दिखेंगी अभी तो। और क्या बोल रहे थे कि मुझे उसने मुझे मदद की, किस बात में मदद की भैया? कह रहे थे ना कि बिग बॉस के घर के अंदर जाने के लिए उन्होंने काफी सपोर्ट किया। ये सारी वो बात कितनी 2023 की बात चल रही है, ये सितंबर अक्टूबर, और अभी क्या चल रहा है अक्टूबर से अक्टूबर लगाओगे तो क्या कितना हो गया टाइम? 1 साल। 31 अप्रैल से मैं उस आदमी से बात नहीं कर रही हूँ। तो 6 महीने में इस औरत को मैंने ऐसे हालात में बिग बॉस में गई है, तो उसकी बदौलत गई हूँ कि मैं गई हूँ, या अपनी मेहनत से गई हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ, मैं OTT 3 के लिए गई थी। मैं तो अपने आप को समझती भी नहीं थी कि मैं कलर्स के लिए डिजर्व करती हूँ। मैंने चलो भाई भाईजान के साथ मेरी कंट्रोवर्सी हुई है, मैं उसमें देखती भी नहीं हूँ। अनिल कपूर जी आ रहे हैं, उसमें चिपका लेते हैं, अपना लक देखते हैं क्या होगा। लेकिन नसीब में था, मेरा हो गया। इसको डाइजेस्ट नहीं हुआ कि साला मैंने इसको क्या छोड़ा, तो सीधा बिग बॉस में पहुंच गई। जब ये पैसा लगा रहा था तो मैं क्यों नहीं चलेगी बिग बॉस में, बताओ? 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 1 साल के बाद अब बोलोगे कि मैंने इसको भेजा। तो भैया सुन, पैदा भी तूने मुझे किया है, और टट्टी भी तूने मेरी धोई है, समझ में आया? तूने पहली शादी में कन्यादान भी तूने किया होगा, और पहला बेटा भी तेरे से ही होगा मेरा। सारे काम तूने किए हैं, मेरे माँ बाप ने नहीं किया कुछ भी, या मेरे जो यार दोस्त है उन्होंने कुछ नहीं किया।
मैंने जो दबंग 3 की वो भी तूने करा दी होगी, उसमें भी पैसे तूने लगा दिए होंगे। यमला पगला किया वो भी तूने करा दिया होगा। या जीवन में मैंने जितना कुछ उखाड़ा है ना वो तूने किया होगा। मैं तो सोच रही हूँ बिग बॉस में जो वो डांस वन जो किया ना वो भी तूने किया होगा, तेरी आत्मा मेरे अंदर आई होगी। तो यही बात हुई। तो काफ़ी टाइम के बाद एक बार इनका जो है 2-3 बार झगड़ा हुआ, मैं सॉर्ट आउट भी कराया था। एक बार इनका बड़े लड़के का सडनली मुझे कॉल आया यहाँ बॉम्बे से, और वो रो रहा था कि मम्मी पापा का झगड़ा हो रहा है, आप कहाँ हो अंकल। मैं घर पे गया वहाँ पे, तो वो झगड़ा हो रहा था इन लोग का। फिर मैंने शांत करवाया दोनों को। फिर झगड़े का रीज़न पूछा, क्या बात है भाई, झगड़ा क्यों कर रहे थे आप लोग। तो वो जो अंगूठी देते थे, चैन देते थे, वो सब छीना छीनी लोग का चालू था। कि एक डायमंड की रिंग थी जो इन्होंने कुंदन से खरीदा था, आई थिंक, हाँ बताया था मुझे। 13-14 लाख की रिंग थी। तो रिंग उन्होंने इनका हाथ से जो है निकाल दिया था। तो रिंग निकालने की वजह से जो है इनको कि बार बार पहनाता है, निकालता है, ऐसा कुछ था। मैंने समझाया भी कि मत करो। उस दिन उनको मैंने प्रॉमिस भी कराया था कि आप जो है ये बार बार झगड़ा मत करिए, समझाया था। फिर 2 दिन के बाद इनका जो है उन्होंने शायद मंगलसूत्र भी छीना था। तो उस दिन भी कॉल आया था मुझे, मैं वहाँ गया तो फिर समझाया था उनको। तो काफ़ी कुछ रहा है। आपको कुछ पूछना तो कुछ मुझे बोल रहा, बड़ी केयर कर रहे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू बोलने के लिए बात चलो है। कोई नहीं जावेद, ये इन thank शॉर्ट you ये है। है, इन शॉर्ट कहना चाहती हूँ कि वो हमेशा से ये चाहता था कि हेमा तुम बड़ी बनो, तुम बड़ी बनोगी तो लोग मुझे जानेंगे। इसलिए उसने मुझे दलजीत के साथ कंपेयर किया, दलजीत के सामने मुझे बेइज्जती किया कि ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, तू है कौन। और ये निक पटेल और दलजीत मुझसे मिलने के लिए आए थे शादी से पहले, मुझसे और गौरव से मिलने के लिए आए थे, देखने के लिए कि भैया हम शादी कर ले कि नहीं कर ले। लेकिन मैं इसके एहसान के तले इतनी दबी हुई थी कि मैं ये बोल नहीं पाई दलजीत को कि शादी मत कर, मेरी जिंदगी खराब हो गई है, तेरी भी हो जाएगी। और उसकी वही हुई। मैं हॉस्पिटल में मर रही थी 18 मार्च, और ये जाके उनकी हल्दी में डांस कर रहा था। बहुत क्लोज दोस्त है, क्लोज। और अगर आज ये सब कुछ चल रहा है ना, तो पहले निक ने उसका जीना हराम किया और अब ये कर रहा है। बहुत खास है, सेम कंपनी में काम करते हैं। गौरव ने शादी कराई है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी गौरव की है। सारे के सारे बाउंसर ये लेके गया है, कहाँ शादी होगी इसने डिसाइड किया है, कहाँ से गोल्ड खरीदा गया, वो दुकान जहाँ से मैं खरीदती हूँ वहां से गोल्ड खरीदा गया है। और अब मैं ये बोलती हूँ, जब दलजीत की जिंदगी खराब हो रही थी तब ये कहाँ चला गया। तो आ जाता बाराती बन के कि हाँ भैया मैं डांस कर रहा था, अब मैं इस मैटर को सॉल्व करूंगा। ये निक पटेल और ये गौरव सक्सेना सेम कंपनी में काम करते हैं, और गौरव ने ही इसकी शादी कराई है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं शादी कराऊंगा तेरी। तो उन्होंने 2-2.5 साल जब बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए, इनको इतना परेशान किया तो इन्होंने लास्ट में बोला ठीक है भैया तू डिवोर्स डिवोर्स बोल रहा है, ये ले मैं डिवोर्स देती हूँ। तो पहले लॉयर ने जो डिवोर्स कराया था इनकी पहली शादी का, वो लॉयर जो अपने जानने वाले मेरे काफ़ी नज़दीक है वो, तो वो इनको बात किया, सक्सेना जी को बुलाया कि भैया आके जो भी म्यूचुअली आप ख़त्म करिए बैठ के। लेकिन वो नहीं आए। वो नहीं आने का, वो जो कभी हार्ट का भेज दिया कि मुझे हार्ट का इशू हो गया है, नहीं आया। ऊपर से वो एडवोकेट को उन्होंने जो है 40 लाख का ऑफर करा कि हम जो है आपको 40 लाख रुपया देते हैं आपके एनजीओ में, आप हमारे साइड से केस लड़िए। हेमा को फंसाओ, उसको सीधा लाइन ये है कि जब मैं डिवोर्स के लिए गई तो उसने उस लॉयर को पहले खरीदने की कोशिश की कि मैं तेरे को 40 लाख रुपए देता हूँ, उसको फंसा। तो वो लॉयर ने बोली पागल आदमी है ये। जब पूरी कहानी सुनी कि भैया समोसे के ऊपर जो आदमी लड़ सकता है, अच्छा हुआ मैंने हाँ कबूल नहीं किया, नहीं तो सारे तो मेरे फोटो छाप देता बाहर जाके। नहीं ये जो है ना, सच्चाई है, सच्चाई जानना है तो लॉयर भी है। और इसलिए मेरी बात बिगड़ी है। जो आप बोले थे ना कि बीच में बात बन गई थी, उसने मुझे कन्विंस कर लिया था कि ठीक है हम झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला, अरे भैया तुमने एडवोकेट को पैसे ऑफर किए क्या मुझे फंसाने के लिए, तो उसके बाद वो शांत हो गया। और उसके बाद वो सीधा जब आया तो लेके गया, और उसके बाद वो फिर कभी वापस नहीं आया।